हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं, जो कि आज के हमारे क्लास में होगा क्लास 12th के फुल फिजिक्स का। क्लास 12th के पूरे फिजिक्स का टोटल 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबके सब क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सबके सब क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम कहाँ से, पीवाईक्यूज होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके सभी बोर्ड एग्जाम के। ये जो 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये सभी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन सभी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए होंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा, ये सब के सब प्रश्न कहां से होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और 2024 में जो आप एग्जाम देने वाले हो, उसके नजर से, उसके मद्देनजर ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपके 2024 में आ जाएगा, इस बात की बहुत ही ज्यादा गारंटी है। ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह पे टीएस के पाठशाला। और आप अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6296 34 35 32 पे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि हमारे सामने है। निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश देता है। ये यूपी बोर्ड 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी बोर्ड में क्या एक प्रश्न आया था कि कौन सा स्रोत, ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी बोर्ड एग्जाम के बारे में बातें करेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम वाले सभी बोर्ड के लिए हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शर्तों में कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णी, यानी कि एक रंग का प्रकाश। तो हम लोगों को ये तो लगता है जैसे कि जूनियर क्लास का सवाल। मोमबत्ती से बिल्कुल नहीं, मरकरी ट्यूब से भी नहीं, बल्ब से भी नहीं, हाँ लेजर से हमारा हो जाएगा। तो लेजर है, जिससे कि आप लोग भी तो यूज करते होंगे, हमारे हम लोग डेली लाइफ में भी लेजर का यूज करते हैं। किस चीज के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए, यानी कि एक रंग के प्रकाश के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लेजर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये हमारे पहले चैप्टर से प्रश्न है। ये जेएसी 2017, यूपी बोर्ड 2015, यूएससीबी 2018, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है। बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, और अब इसका मात्रक होता है कूलम। तो बन गया मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सामने ए में लिखा हुआ। हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज प्रश्न का एक भंडार है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रश्न है। पहला प्रश्न था हमारा ऑप्टिक्स से, फिर दूसरा था कहाँ से था, ये दूसरा कहाँ से था, हाँ पहला चैप्टर से था। और तीसरा हमारे मैग्नेट्स है। ये यूपी बोर्ड 2019 का प्रश्न है। क्या पूछा है, धारावाही चालक, यानी कि चालक है जिससे कि धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर क्या चीज उत्पन्न होता है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर क्या निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये चीजें हम लोग जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे पूछा है कि क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं दोनों चीजें उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। ये ऑप्टिक्स का सवाल है, जो कि यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया, प्रकाश की से। तो हमारे सामने अभी कह रहा है कि क्रांतिक कोण जो है आई सी, सॉरी आपतन कोण जो है आई, ये बराबर हो गया क्रांतिक कोण का। तो अपवर्तन कोण यानी एंगल आर कितना होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होता था, तो हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता था, आपको तो याद होनी चाहिए, जो कि था 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं तेजी से, बहुत सारा सवाल हमारे सामने। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए, दूसरे चैप्टर का प्रश्न है, करंट, सॉरी तीसरे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एमपी बोर्ड 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन किससे किया जाता है, ए मीटर से। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हम लोग इसको ए मीटर भी कहते हैं, आ मीटर भी कहते हैं, ओ मीटर भी कहते हैं, हर चीज हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। अभी थोड़ी देर पहले हमने, अच्छा विद्युत क्षेत्र की लिखा था ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी फॉर्मूला लिख लेंगे।
बी वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बट्टे पी नॉट। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर। अच्छा, मात्रक नहीं पूछा, इसकी बीमा पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया, इसकी बीमा पूछा गया, तो बीमा बड़ी आराम से निकाल लेंगे। ये न्यूटन यानी कि बल, बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू होता है, बट टाइम एम्पियर का तो ए होगा, मीटर का एल हो जाएगा, एल एल हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे सामने एम, एल तो कैंसिल हो गया जीरो। ठीक है, अच्छा टी ऊपर है माइनस टू, ए ऊपर जाएगा तो भी बन जाएगा माइनस वन, तो ये कहीं ऑप्शन में है एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। अच्छा ए माइनस वन एम एल, ए नंबर ही सही है हमारा, ऑप्शन में ए में लिखा हुआ ए माइनस वन एम एल जीरो टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला से इसका बीमा और मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे से, बी एस सी बी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, धनावेशित वस्तु में होती यानी कि धनात्मक आवेशित में, धनावेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घटता है, बढ़ता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है। तो हमने पढ़ा हुआ धनावेशित है यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, पी वेक्टर आघूर्ण वाले किसी विद्युत ध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। हमने तो ये पढ़ा, टाउ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसी को हम लोग क्या लिखते थे, पी ई साइन थीटा भी लिखते थे, इसी को हम लोग पी साइन थीटा भी लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, हाँ सी नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जेएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण। अच्छा, फिर से बल युग्म आघूर्ण पूछा है, लेकिन अब की बार किसके लिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर एम बी साइन थीटा, बराबर एम बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। पिछली बार था विद्युत द्विध्रुव तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और इस बार है चुंबक के लिए एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे ए नंबर में ही लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बीएससी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 10 नंबर का, यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा v2 हो और सघन माध्यम क्रांति कोण c हो, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है v1 बट्टा v2। अब देखा जाए साइन आई आपतन कोण तो बोल दिया है, क्रांति कोण तो साइन आई सी लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, आक्रांति कोण को आई सी नहीं केवल सी बोला गया, तो हम लोग सी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन आर ये तो अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण के लिए 90 डिग्री, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर v1 का मान, अच्छा v1 v2 को v1 v2 ही दिया हुआ है प्रश्न में, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो साइन सी हमारा निकलेगा यहां से साइन सी बराबर साइन सी बराबर v1 बट्टा v2। ऑप्शन किस प्रकार से दिया हो, अच्छा v1 का मान दिया हो ना, इसलिए v1 अगर आप निकालना चाहो तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ जाएगा, व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा एक मिनट, साइन हम लोगों को v1 चाहिए तो दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लेते, तो ये बन जाएगा 1 बट्टा साइन आई सी, साइन सी बराबर ये बन जाएगा v2 बट्टा v1 का मान चाहिए ना, नहीं नहीं व्युत्क्रम क्यों लेंगे हम लोग, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, v2 धरा के गुना होगा तो ये हो जाएगा v2 इंटू साइन सी बराबर v1, ये ऑप्शन में है क्या, v1 बराबर v2 साइन सी, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, v1 बराबर क्या हो जाएगा v2 साइन सी। ठीक है, आगे बढ़ते चलें तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, ये यूपी बोर्ड 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, आई तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण 90 डिग्री बराबर v1 बटे v2, v1 पूछा तो v2 इधर आ जाएगा, v2 साइन सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न, लॉरेंज बल के लिए कौन सा संबंध है, लॉरेंज बल, ये बीसीबी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। लॉरेंज बल के बारे में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों स्थित हो तो किसी वस्तु आवेश पर लगने वाला बल होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था। ठीक है, अब इसमें आप क्यू को अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बचेगा। इस प्रकार की चीजें हमारे पास बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है एफ वेक्टर, हाँ ए नंबर में ही लिखा हुआ है, बाकी के सब गलत है।
आप डी नंबर ऑप्शन देखो, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखना Q इंटू ई वेक्टर क्रॉस सॉरी प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बीएससी 2020 का प्रश्न। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 12 नंबर का, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू ए बट्टा एल। आर का मात्रक ओम, इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा कितना, ओम मीटर। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन में ओम मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यूपी बोर्ड 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का क्या पूछा, मात्रक। हमने पढ़ा हुआ है, क्या था, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल सी नंबर में नजर आया, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 14 नंबर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, फिर से वही पूछ लिया। अच्छा, इसका हम लोगों ने अभी तुरंत मात्रक देखा, तो कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है फेराड प्रति मीटर। दोनों ही मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा, ये बिहार बोर्ड बीएससी भी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, फेराड प्रति मीटर, ठीक है। याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी एग्जाम में दिया जाता है, और फेराड प्रति मीटर भी एग्जाम में दिया जा सकता है, दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तो 0 होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। बीएसबी 2017 का प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य, और विभव क्या होता है, विभव होता है नियतांक होता है, एक समान होता है, स्थिरांक होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, ठीक है। ये हमारा 15वां सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 16 नंबर, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत है। बीएससी भी 2016 का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने पढ़ा हुआ है, कौन से सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, डी नंबर, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, 17वां प्रश्न हमारे सामने है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है। बीएससी 2018 का प्रश्न, चादर के कारण हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर पढ़ा था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या ऑप्शन में है कहीं पर, ये ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ ठीक, सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर का है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि आवेशित करने का मतलब हम लोग या तो इसको धन आवेशित कर सकते हैं, फिर इसको ऋण आवेशित कर सकते हैं। धन आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटता है, और इसमें क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि आवेशित धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हम लोग दोनों मान लेंगे, और दोनों है तो आवेश सॉरी द्रव्यमान घटेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। बीएसबी 2018 का प्रश्न। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, दो लेंस जिनकी क्षमता है, ये ऑप्टिक्स का प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता है P1 दिया है 4 डायोप्टर, P2 दिया है -2 डायोप्टर, संपर्क में रखें। अच्छा ये देखो, यूपी बोर्ड 2017 यूएसबी 2018 में पूछा गया है, संयुक्त लेंस की फोकल दूरी पूछा है, तो पहले हम लोग P निकालेंगे, क्योंकि P बराबर होता है P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा P क्या निकल करके आ जाएगा, 4 माइनस 2, ये तो हो गया 2 डायोप्टर। अब अगर हम लोगों को P पता है क्षमता, तो F नहीं निकाल लेंगे, कैसे, चूंकि P बराबर जानते हैं हम लोग होता है 1/f, तो P का मान तो 2 है, 1/f हम लोग लिखेंगे। दोनों तरफ अगर व्युत्क्रम लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर एफ बट्टा 1, और बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, नहीं एफ बराबर हमारा 1/2 मीटर है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो एफ बराबर 1/2 मीटर है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा 50 बार में, यानी हमारा 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या चीज, लेंस की फोकल दूरी, समतुल्य लेंस की फोकल दूरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो गया। 20वां प्रश्न हमारे सामने, एल भुजा के घन, घन की चर्चा की गई है, एल भुजा के एक घन, और घन क्या होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। जब भी बंद पृष्ठ की चर्चा आए और उसके अंदर में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके अंदर में कौन रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है,
घन के एक तल से, एक तल पूछा गया, इस बात पे ध्यान देना। बहुत सारे विद्यार्थी हड़बड़ा के इसका आंसर गलत लिख देता है। निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा है, किसी बंद तल, ये भी एक प्रकार का बंद तल है, से निर्गत कुल फ्लक्स का मान होता है, कुल फ्लक्स का मान होता है, कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कुल फ्लक्स का मान नहीं पूछा है, केवल एक तल से पूछा है, एक तल के लिए पूछा है। कितने तल से, केवल एक तल से। अच्छा, घन या घना में होते हैं टोटल 6 तल होते हैं, 6 तल होते हैं, 6 तल से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो केवल एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों को इसमें 6 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ बी में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। टोटल Q बटे एप्सिलॉन नॉट और केवल एक तल से गुजरने वाला Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव है। फिर से बंद पृष्ठ की चर्चा है। मान लो गोलाकार बंद पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत ध्रुव कितने n की संख्या में स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जब भी आए बंद पृष्ठ की चर्चा तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं गॉस का प्रमेय, I बराबर Q गुना 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है यहाँ पर, कुल आवेश। और ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर ढेर सारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार का होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव अगर इसके अंदर है तो इसकी कुल आवेश कितनी हो जाएगी, कुल आवेश तो इसकी हो जाएगी 0, इसलिए 0 गुना 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा 0। याद रखिएगा, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश ऋणात्मक एक आवेश धनात्मक, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, जिसका हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारे सामने डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन यानी कि ये तो आवेश हो गया, कूलम वोल्ट यानी विभव हो गया, जूल प्रति कूलम, कूलम कूलम कट जाएगा, बचेगा जूल, यानी कि ये मात्रक किसका है, ऊर्जा का। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन सुनकर के आप आवेश नहीं मार देना, वोल्ट सुनकर के आप विभव नहीं मार देना। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, कूलम, और वोल्ट मतलब विभव यानी कि जूल प्रति कूलम, तो कूलम कूलम कट गया, जूल बच गया। जूल यानी ऊर्जा का मात्रक है। बीएससी 2016 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता। सबसे पहली बात तो फोकस दूरी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, इसकी चिन्ह लगाना जरूरी है। HSEB 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसकी जो चिन्ह होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, इसकी चिन्ह धनात्मक होगा। अगर अवतल लेंस रहता तो उसकी होती है ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पी पूछा गया है तो हम लोग हल करेंगे पी के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी बराबर होता है 1 बट्टा एफ। तो यहाँ भी पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 40। ये तो सेंटीमीटर है, लेकिन ये किस में होना चाहिए, मीटर में। मीटर में बनाने के लिए हम लोग 100 से भाग लगाते हैं, 0 0 कट जाएगा, 4 और 10 यानी कि तो आ गया 8 बट्टा सॉरी 5 बटे 2। ऊपर कटेगा 5, नीचे कटेगा 2, ये आ गया 5 बट्टा 2, मतलब 2.5 डायोप्टर। ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल, ए नंबर में प्लस 2.5 डायोप्टर, क्योंकि उत्तर लेंस है तो प्लस ही होगा। ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये बीएससीबी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि एक विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर कितनी दूरी पर, r दूरी पर। मान लेते हैं r दूरी यहाँ पर है, एक बिंदु P है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सॉरी विद्युत विभव के बारे में पूछा गया है। विद्युत विभव, विद्युत ध्रुव के कारण जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, अक्षय स्थिति हमने प्रूव किया था, K इंटू ये था कितना, P बट्टा R स्क्वायर था ना। तो रिलेशन पूछा R और V में, तो V का रिलेशन R के साथ क्या हो जाएगा, समानुपाती पूछा क्या, हाँ समानुपाती थी, 1 बटे R स्क्वायर का समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, बल तो हम लोग कूलम के नियम से निकालते हैं। बल हम लोग किसके नियम से निकालते हैं, कूलम के नियम से। F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर।
ठीक है। और अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमने पढ़ा है कि किसी आवेश पर लगने वाले बल किसी अन्य आवेश के कारण लगने वाले बलों से स्वतंत्र रहता है। तो बल का मान कूलम के नियम से, और कूलम के नियम में रिलेशन एफ और आर के बीच में क्या है, एफ बराबर समानुपाती होगा 1/r² का, अर्थात r² का व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये यूपी बोर्ड 2016 का प्रश्न, ठीक है, 25वां प्रश्न। नेक्स्ट हमने आधा प्रश्न अभी तक में बना लिया। ये लेंस बनाने का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग इसको कहते हैं। HSEB 2015 का प्रश्न है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, प्रूव किया हुआ था, 1/f बराबर म्यू माइनस 1। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से लिखो, मन करे आपका, तो μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको चाहो तो आप μ1 इधर भी रख सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि कौन सा सही होगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। जब आप दोनों में अलग अलग भाग लगाओगे तो n1 n1 कट के आ जाएगा। तो हम लोग इसको n भी लिखते हैं, म्यू भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग जरूर इस पे एक लंबा सा वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, तीन संधारित्र है जिनके प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम CS की बात कर रहा है, तो श्रेणी क्रम का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, 1/CS बराबर फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और 1/CS का मान चाहिए, तीनों ही का मान C दिया, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ये तो हो जाएगा टोटल 1/C 3 बार, तो 3/C हो गया। लेकिन 1/CS आया 3/C, इसलिए CS का मान अगर चाहिए तो व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, यानी उल्टाना पड़ेगा। ये 1/CS से बन जाएगा CS/1, और 1 में लिखा नहीं जाता है, बराबर ये बन जाएगा 3/C से C/3, और यही हमारा आंसर है, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ भी है। ये BSc भी 2017 में और JEC 2017 में, दोनों ही बोर्ड में एक ही साथ पूछ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 28 नंबर का, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक n है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक n है का न्यूनतम विचलन कोण, BSc 2017 का क्वेश्चन, डेल्टा का फॉर्मूला पूछा, हमने प्रूव किया हुआ था इसको। डेल्टा बराबर हमने क्लास में प्रूव किया था म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, लेकिन कभी कभार म्यू की जगह n लिख देगा प्रश्न में, तो n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर हमारा सही होगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू ए, इसमें कभी उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, ये म्यू माइनस 1 के जगह पे 1 माइनस म्यू लिख दिया, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु को के अपेक्षित प्रवृत्तशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, JEC 2014 का प्रश्न। सीधा सा सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इसके बीच में हवा की जगह पर के प्रवृत्तता का एक माध्यम रख दिया जाए, ठीक है, तो उनकी धारिता क्या होगा। सी के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये तो था हवा के लिए, लेकिन अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो सी बराबर A इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बटे डी, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन आर को के लिखा गया है, तो हम लोग मान सकते हैं सी बराबर हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर, सॉरी ए छूट गया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि इसके बीच में अगर कोई प्रावृत माध्यम भर दिया जाए तो इसकी धारिता सी उसकी समानुपाती होता है, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ के गुना से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, के गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये JEC 2014 का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 15 नंबर, ये खगोलीय दूरदर्शी आया, ये देखो कई बार JEC 2014 में, 17 में, BSc 2019 में पूछा गया। खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन कहाँ पे पूछा है, सामान्य समायोजन की केस में क्या होगा। तो हमने m बराबर फॉर्मूला प्रूव किया था, सामान्य समायोजन में माइनस FO बटा FE, याद होनी चाहिए आपको, ये सब काफी इंपोर्टेंट, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा, m बराबर माइनस FO बटे FE, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, समान धारिता सी वाले तीन संधारित्रों को पहले समांतर में, अगर समांतर में जोड़ा है तो समांतर का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ऊपर वाला समांतर क्रम का, ये नीचे श्रेणी क्रम का, उल्टा होता है प्रतिरोध के। तो पहले तीन प्रतिरोध को किसमें समांतर में जोड़ा है, फिर श्रेणी में, तो पूछा दोनों का अनुपात क्या होगा। अगर तीनों CCC है तो समांतर में CP बराबर हो जाएगा 3C,
और सी एस बराबर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, हो जाएगा सी बटे 3। अगर इन दोनों को अनुपात निकाला जाए यानी कि सी पी बट्टा सी एस अगर किया जाए तो ये तो हो जाएगा 3c, बट्टा में नहीं कुछ तो एक ले लेंगे, जब ये भाग में जाएगा सी बटे 3 तो उलट को हो जाएगा 3 बट्टा सी, सी सी कट जाएगा, बचेगा 3 3 9 बट्टा 1, यानी कि तो 9 अनुपात 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर तीन समान धारिता की संधारित्रों को पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ा जाए और उन दोनों का समतुल्य धारिता आएगा Cp बराबर आएगा 3c और Cs बराबर आएगा c बटे 3, फिर दोनों का अनुपात अगर निकाला जाए तो 9 बट्टा 1 आएगा। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना कि पहले किसको लिया गया है, पहले समांतर में लिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, फिर बाद में श्रेणी में लिया है तो समांतर बटे श्रेणी करना, ठीक है, प्रश्न पर ध्यान दे देना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग करता है, बीएससी में इस तरह का प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने कई बार इसको देखा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस? अवतल लेंस। अच्छा, दूर के लिए आप कौन सा चश्मा का यूज करते हो? उत्तल लेंस का, ठीक है। बाकी के दो लेंस के लिए, बाकी के दो दृष्टि दोष जैसे जरा दृष्टि दोष के लिए और अभिमुखता के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर का, 100 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक यानी सी दिया है 100 माइक्रोफेराड और भी दिया है 100 वोल्ट दिया, ठीक है। सी और भी दिया, पूछा क्या है उसमें संचित ऊर्जा यानी कि यू पूछा जा रहा है, ये यूपी बोर्ड 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो हमने U का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चूंकि U बराबर होता है, कितने होते हैं? U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। U कितना होता है? हाफ सी भी स्क्वायर। सबका मान रखो, U बराबर हाफ, सी का मान दिया है 100 गुना 10 के पावर माइनस 6 और भी का मान दिया है 100 ही दिया है। ये 2 कटेगा 50 से, ये हो गए कितने? 50 गुना, अच्छा ये 100 को 10 के पावर 2 मानेंगे, माइनस 6 है तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4। 50 गुना 10 के पावर 4 जूल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ओह, ये माइनस 4 होगा ना, माइनस 4। 100 माइक्रोफेराड, 100 गुना 10 के पावर माइनस 6 और उसमें 100 वोल्ट तक, तो ये भी हमने 100 वोल्ट ले लिया है ना। तो अगर ये 50 इसमें जाएगा तो ये बचेगा 5 बचेगा गुना 10 के पावर 3 जूल बचेगा, 5 गुना 10 के पावर 3 जूल, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। 100 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 100, अच्छा हाफ सी भी स्क्वायर होता है। अच्छा, एक चीज हमने गलती किया, भी स्क्वायर तो किया ही नहीं है हमने, 100 से एक बार और मल्टीप्लाई होगा, ये गड़बड़ हो गई। 100 से एक बार और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस 3 है तो 100 से मल्टीप्लाई होकर बचेगा केवल 3। तो अच्छा 100 है, ये 2, फिर से देखना, मैं इसको फिर से सोल्व कर देता हूँ। u बराबर हाफ सी स्क्वायर, हाफ सी का मान 100 माइक्रोफेराड, तो 100 गुना 10 के पावर माइनस 6 गुना भी स्क्वायर, भी है 100 तो ये हो जाएगा 100 गुना 100, ठीक है। अब काटना शुरू करती है, 2 कटेगा 50 से, ये तो खत्म हुआ, यानी कि 50 गुना, ये है 10 के पावर माइनस 6 और ये 4 जीरो आपको नजर आ रहा होगा, तो 4 जीरो 10 के पावर माइनस 6 से जाएगा तो कितना? 3 जीरो बचेगा टोटल। अच्छा, एक जीरो यहाँ पर भी है, तो एक जीरो इसके साथ जाएगा तो बचेगा 5 के पावर 1 मिनट, ये 4 जीरो जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। अच्छा, 2 एक गया तो यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 5 गुना 10 के पावर माइनस 1, 10 के पावर माइनस 1 को अगर प्लस बनाना चाहो तो 5 बटे 10 आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आ गया 0.5 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड 2016 का प्रश्न है। अब फॉर्मूला याद रखना, u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, इस पर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान पूछा है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान, जो कि हमने पढ़ करके रखा है, बीएससी में 2015 का प्रश्न है, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फेराड प्रति मीटर। यहाँ पर तो हमें ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, मात्रक से, इसका मात्रक गलत, इसका मात्रक गलत, इसका भी मात्रक गलत है, मात्रक से ही केवल इसका 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फेराड प्रति मीटर, बाकी सबका तो मान भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। 35वां प्रश्न नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता
बीएससी 2020 का प्रश्न है, हमने ये पढ़ा था m बराबर माइनस एल बटा एफ हो इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ही पढ़ा था। m बराबर माइनस एल बटा एफ हो इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ही, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए नंबर में ही दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, m बराबर माइनस एल बटा एफ हो इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ही। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये किसका मात्रक होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के बीच में संबंध में, विभव तो वोल्ट और मात्रक इसका लंबाई यानी दूरी का तो हो जाएगा मीटर, यानी कि ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ई है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। ये जेएसयू 2015 का प्रश्न है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के दूरी के बीच की बात कर रहा है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है, डी को अगर दोगुनी कर दें तो डी को अगर दोगुनी कर दो तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे 2d हो जाएगा, तो धारिता क्या हो गई, आधी हो गई, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, अच्छा दोगुनी बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, दोगुनी घट जाएगी, हाँ आधी घटे या दोगुनी घटे की बात की क्या, हाँ बिल्कुल एक ही बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, जेईसी 2015 का प्रश्न। 18वां प्रश्न हमारे सामने, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो जाता है तो संधारित्र की धारिता, यानी इस बार यू दे दिया है 1 जूल, थोड़ी देर पहले हमने ये सवाल सॉल्व किया था, ये बीएससी 2019 का प्रश्न है, और विभव भी दे दिया है 100 वोल्ट, पूछ रहा है कि आप सी बतला दो, तो हम लोग जानते हैं चूंकि U बराबर क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है, U का मान दे रखा है 1 बराबर 1/2, C का मान तो चाहिए, V का मान दिया 100, इसको हम लोग लिखेंगे V स्क्वायर के लिए 100 गुना 100, 2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 अच्छा ये जो 100 है तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4, जब इधर आएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -4 बराबर सी, ये कहीं ऑप्शन में है क्या, 2 गुना 10 के पावर -4 फेराड, 2 गुना 10 के, हाँ बिल्कुल बी नंबर में 2 गुना 10 के पावर -4 फेराड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 39 नंबर, दो समान धारिता वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, ये तो हमने अभी कई बार सॉल्व किया, बीएससी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, समांतर क्रम का फॉर्मूला Cp बराबर C1 प्लस C2, दोनों का मान Cc, तो ये हो गया 2C, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर, तो हो जाएगा, ये सब आसान आसान प्रश्न आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, अनुगमन वेग Vd विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन करता है, यानी कि सीधा सा पूछा E और Vd के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Ed बराबर क्या फॉर्मूला था, Vd का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Vd का फॉर्मूला, Vd बराबर होता Q टाउ बटे m इंटू ई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यानी कि Vd और E आपस में एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बीएससी 2018 का प्रश्न है, Vd समानुपाती E हो जाएगा। 41वां प्रश्न हमारे सामने है, विद्युत धारा घनत्व यानी J की बात कर रहा है तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, J बराबर तो होता है NE इंटू Vd, J बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ करके रखा हुआ, ये यूपी बोर्ड 2015 का प्रश्न है, NE इंटू Vd, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, J बराबर NE इंटू Vd हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, तापमान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सी हो जाएगा, तापमान में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या, जेईसी 2014 का भी 17 का भी प्रश्न। 43 नंबर, विद्युत वाहक बल की बीमा, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल की फॉर्मूला W बटे Q होता है, W यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक या बीमा क्या होता है, ML2T-2 होता है, और आवेश का बीमा AT, आप इसको सॉल्व करो तो ये M हो जाएगा, L2 अपनी जगह पर आ जाएगा, T हो जाएगा -3, A हो जाएगा -1, ठीक है, ML2 T-3 A-1, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ML2 T-3 A-1, हाँ डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये हमारे बीएससी 2016 का प्रश्न है, ML2 T-3 A-1, अच्छा यही बीमा होता है किसका, विद्युत विभव का भी बीमा यही होता है, ठीक है, आप याद रखना क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। 44वां नंबर प्रश्न हमारे सामने, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये बीएससी 2016 का ही प्रश्न, एम्पियर घंटा, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा, घंटा यानी कि समय, आई गुना टी, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो आवेश का है, क्यू बराबर आई गुना टी, यानी कि आवेश का मात्रक होगा,
कई बार विद्यार्थी इसको वाट घंटा समझ करके इसका मात्रक ऊर्जा लगा देता है, लेकिन गलत है। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर ऑप्शन लगाइएगा आवेश का मात्रक। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न हमारे सामने, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, अच्छा जल तथा कांच, जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं 4/3, और जल तथा कांच, कांच मान लेते हैं म्यू ग्लास का है 3/2। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गई। जेसी 2020 का प्रश्न है, क्या पूछा, जल के सापेक्ष कांच का म्यू जी, यानी कांच का तो कांच को पहले लिखेंगे, फिर जल के सापेक्ष जल को बाद में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो पहले है उसको ऊपर में लिखेंगे, जो बाद में उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो म्यू जी का मान 3/2, इसको जब बट्टा में रखेंगे तो ये 4/3। आप इसको गुना कर लो, 3/2 गुना 4/3 है, उलट के बन जाएगा 3/4, 3×3 = 9/8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ही सही हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। म्यू जी कोमा डब्ल्यू बराबर म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ये आपेक्षिक पराविद्युत सॉरी आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। 46 नंबर का प्रश्न, हम लोग अपने आखिरी स्टेज में आ चुके हैं। हेनरी मात्रक होता है, जेएसी 2014 का प्रश्न। स्वप्रेरकत्व का, हेनरी किसका मात्रक, स्वप्रेरकत्व और अनप्रेरकत्व का दोनों का होता है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होनी चाहिए। स्वप्रेरकत्व एवं अनप्रेरकत्व दोनों का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी दोनों का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जेएसी 2014 का प्रश्न है। 47वां प्रश्न, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल। बीएससी 2018 का प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉरेंज बल। आज के क्लास में हमने पढ़ा था लॉरेंज बल क्या था, Q इंटू ई वेक्टर प्लस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस प्रकार की चीजें थी। और यही बल लगता है और इसी बल को हम लोग लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, एक आवेश की विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल तो होनी चाहिए Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी। अच्छा, ये ऑप्शन लगता है गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस टाइपिंग है, ये तो होगा नहीं क्योंकि बी पहले लिख दिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्लस होगा। ठीक है, 20/2018 का प्रश्न, क्वेश्चन बैंक में सही प्रश्न होगा। यहाँ पर इस बुक में हम लोग के टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न हमारे सामने है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक। हमने पढ़ा था चुंबकशीलता का, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक, चुंबकशीलता म्यू का या म्यू नोट का मात्रक होता है। यूपी बोर्ड 2019 का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 49वां हमारा लास्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर यानी डब्ल्यू बी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। और आज के क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न हमारा स्वप्रेरकत्व का मात्रक, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हेनरी, बीएससी 2016 का प्रश्न है ये। तो आज के क्लास में हमने टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किया है, जो कि सब के सब प्रश्न आपके लिए क्या था, मोस्ट वीवीआई था, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। सब के सब प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके दोहरा दोहरा करके देखना और सभी प्रश्न का नोट बना के अच्छे से तैयार करके रख लेना, और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने इन टोटल 50 क्वेश्चन को देखा। अगर आपके में कहीं किसी भी चीज पे डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजो, और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजो। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।